जोहार दोस्तों, मैं उरांव आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके क्लास में। आज का जो भारत जीके क्लास है इसमें हम लोग इंडिया लेवल का जीके के क्लास देखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है 40 सवाल कितने, तो 40 सवाल सीधे आपका क्या है इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाने वाले हैं। तो आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है, तो डोंट वेस्ट टाइम। आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब अपना नोटबुक निकालना इसीलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है। झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होने वाला है। तो आपके पास जो है गिना चुना समय है, तो समय का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, समय का सदुपयोग कीजिए, शिद्दत से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए, तभी जाकर आपका एक रिजल्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज इंडिया लेवल का जीके का क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। पहला है नागार्जुन, दूसरा है तुकाराम, तीसरा है त्यागराज, चौथा है वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति आंदोलन प्रस्तावक नहीं था, इतना याद रखना है। और ये बाकी जो है तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य, इन तीनों का संबंध जो है आपका किससे है, तो तीनों का संबंध भक्ति आंदोलन से है। ठीक है, भक्ति आंदोलन से है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो नागार्जुन का संबंध किससे है, तो नागार्जुन का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से है। किससे है, तो बौद्ध धर्म से है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में भी ये शून्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक थे। कौन, आपके नागार्जुन। और बाकी विकल्प का अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, जैसे अगर तुकाराम की बात करते हैं तो तुकाराम जो है महाराष्ट्र में, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। त्यागराज की बात किया जाए तो ये जो है आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर, तो तमिलनाडु में जो है आपके भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। अब वल्लभाचार्य की बात की जाए तो वल्लभाचार्य दक्षिण भारत के होते हुए भी उत्तर भारत में रहकर कृष्णा भक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचाए थे। कौन, आपके वल्लभाचार्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन आपका भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। पहला है लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन, दूसरा है लोकमान्य तिलक पर अधोरोपित 18 महीने के सख्त कारावास, तीसरा है लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी, चौथा है चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, आपके स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो बता दें कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन कब किया गया था, तो 1905 ईस्वी में किया गया था। अब बंगाल में जो है कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो ये भी बताते हैं, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये तीनों शामिल थे। और इसमें जनसंख्या कितनी थी, तो जनसंख्या थी आपका 7 करोड़। कितना थी जनसंख्या, 7 करोड़ 85 लाख, उस समय की बात है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या थी। तो इसको जो है विभाजन कर दिया जाता है कब, तो 1905 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब इसी के जो है परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है, तो ये भी आपको बता दें 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है आपका कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था। पहला है 1931, दूसरा है 1940, तीसरा है 1942, चौथा है 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च 1931 को जो है आपका कराची अधिवेशन हुआ था। और ये जो था आपका 45वां अधिवेशन था। कितना, तो 45वां अधिवेशन था, ये आपको याद रखना है। और इस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और आपको बता दें कि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। और कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, इतना याद रखना है।
अब इसमें जो है एक बात हमको झारखंड जीके से याद आ रहा है तो बता दें कि 1940 में आपका क्या हुआ था। तो 1940 में जो है आपका रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? रामगढ़ में, अपना झारखंड के रामगढ़ में। और वो जो था आपका 53वां अधिवेशन था। क्या था? तो 53वां अधिवेशन था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और कांग्रेस की बात हो रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? तो 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। ये भी याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था? पहला है 5 जून 1942, दूसरा है 8 अगस्त 1942, तीसरा है 23 मार्च 1942, चौथा है 11 मार्च 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1942 को पहुंचा था। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। और यहाँ पर विभिन्न नेताओं से संपर्क करके उसने जो है 30 मार्च 1942 को, कब? तो 30 मार्च 1942 को जो है अपनी योजना प्रस्तुत किया था। इतना याद रखना है। और क्रिप्स मिशन के साथ भारत के आधिकारिक वार्ताकार कौन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए जो है झारखंड जीके के साथ साथ इंडिया जीके लाने का भी। अगर आप लोग को किसी प्रकार का सुधार चाहिए या पसंद नहीं है तो आप लोग ज़रूर कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो क्लास को जारी रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? पहला है बौद्ध मत, दूसरा है जैन मत, तीसरा है सिख मत और चौथा है वैष्णव मत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन मत का। अनेकांतवाद जैन दर्शन का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। और इस सिद्धांत के तहत जैन दर्शन का मानना है कि इस विश्व में अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक के अनंत धर्म हैं। इसके 7 भाग भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कोलकाता में हिंदू विश्वविद्यालय या हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? पहला है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है केशव चंद्र सेन, चौथा है राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, ये तीनों व्यक्ति ने जो है मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब आपके दिमाग में आएगा कब की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1817 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। और दूसरा सत्याग्रह किसे चुना गया था? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सी राजगोपालचारी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझाते हैं। तो देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा सितंबर 1940 में, कब? तो सितंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था। और आपको बता दें कि 17 अक्टूबर, कब? तो 17 अक्टूबर 1940 को जो है विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। अब इसमें जो है दूसरे सत्याग्रही किसको चुना गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। लेकिन जो है यह आंदोलन बहुत सीमित उत्साह से ही रहा, इसीलिए जो है महात्मा गांधी के द्वारा इसे स्थगित कर दिया जाता है। तो कब स्थगित कर दिया जाता है? तो 17 दिसंबर को। ठीक है, 17 दिसंबर 1940 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, दूसरा वह प्रत्यक्ष निर्वाचक का प्रावधान था, चौथा वह बहुसदस्यीय निकाय था और चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ये दोनों कथन जो है सही नहीं है। आपको बता दें कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित था और संविधान सभा का निर्वाचन परोक्ष रूप से हुआ था।
ये आपको याद रखना है। अब संविधान की बात आया है तो भारत में संविधान निर्माण कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बन के तैयार था। लेकिन इसको जो है 2 महीना बाद अर्थात 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में संविधान को लागू किया जाता है। और संविधान क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है और नियम कानून के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। और आपको बता दें कि भारत के संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस संविधान को बनने में जो है आपका 2 वर्ष लगा था, 2 वर्ष 11 महीना, ठीक है, 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के क्या कारण थे। पहला है 1962 का चीनी आक्रमण, दूसरा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोगात्मक रुख का अभाव, तीसरा है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कारण हैं। पहली बात है कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू की जाती है, तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है और पहला वाला सफल रहता है और ये आपका 1956 तक चलता है। अब तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात हो रहा है तो ये कब हुआ था, तो 1961 से लेके 66 ईस्वी। ये क्या है, आपका तीसरे पंचवर्षीय योजना का काल है और ये जो है आपका असफल हुआ था। असफल क्यों हुआ था, तो उसके यहाँ पर जो है कारण दिया गया है कि 1962 में जो है चीनी आक्रमण हुआ था, दूसरा केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोगात्मक रुख का अभाव था, तीसरा 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1961 से 66 में हुआ था ये असफल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है। पहला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दूसरा है एक दूसरे की भूभाग अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, तीसरा है गुट निरपेक्षता, चौथा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी गुट निरपेक्षता शामिल नहीं था। पंचशील सिद्धांत मतलब यहाँ पर 5 गो सिद्धांत जो है समझौता किया गया था। शायद हमको लगता है चीन के साथ ही किया गया था। बाय मिस्टेक अगर कोई देश होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चीन के साथ जो है पंचशील समझौता किया गया था, उसमें आपका गुट निरपेक्षता शामिल नहीं था। इतना याद रखना है। पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत अनाक्रमण, समानता, पारस्परिक लाभ, ये पर इस पे जो है बल दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस भारतीय रियासत का अधिमिलन भारत में करने के लिए भारत सरकार को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था। पहला है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है कोचीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हैदराबाद रियासत को जो है भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय कब लिया। पहला है 30 मार्च 1949, दूसरा है 30 सितंबर 1948 और तीसरा है 1 अप्रैल 1948 और चौथा है 20 सितंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 सितंबर 1948 को। भारत के वित्त मंत्री थे उस समय कौन, आर के शनमुखम चेट्टी। इसने क्या सोचा इन्होंने कि भारतीय रिजर्व बैंक को जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए। इतना याद रखना है। और ये वही वित्त मंत्री है जिन्होंने जो है भारत का पहला जो है वित्तीय बजट प्रस्तुत किया था। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भारत का पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, आपके आर के शनमुखम चेट्टी हैं। वैसे आपको बता दें कि कल परसों ही जो है बजट पेश किया गया है, भारत का बजट, आम बजट पेश किया गया है। तो बजट को भी आपको जानना जरूरी है। वैसे आपका जो है जो क्वेश्चन छपना था झारखंड उत्पाद सिपाही का छप चुका होगा, तो ये वर्तमान वाला बजट से नहीं पूछेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से किए थे। पहला उड़ीसा 1952, दूसरा हैदराबाद 1951, तीसरा बंगाल 1950, चौथा उत्तर प्रदेश 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद 1951। विनोबा भावे के द्वारा भू आंदोलन की शुरुआत की गई थी कब,
तो 1951 में की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो हैदराबाद से की गई थी। और आपको बता दें कि भूदान आंदोलन का उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। उन्होंने गांव-गांव जाकर जमींदारों से अपील की थी कि वे स्वेच्छा से भूमिहीन किसानों को अपनी ज़मीनों का जो है कुछ हिस्सा दे दे। यही क्या था आपका भूदान आंदोलन, जो कि विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ है? आप बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ज़मीन उसकी है जो उस पर काम करता है और किसी की भी नहीं। यह कथन किसका है? पहला है राम मनोहर लोहिया, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के कथन है कि ज़मीन उसकी है जो उस पर काम करता है और किसी का नहीं है। और यह घोषणा जो है आपका 1942 ईस्वी में किया गया था। कब? 1942 ईस्वी में। और 1942 ईस्वी में ही आपका क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा सुप्रसिद्ध नारा दिया गया था, करो या मरो, अर्थात डू और डाई का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि शिमला समझौते की विफलता का मुख्य कारण क्या था? पहला है जिन्ना चाहते थे मुस्लिम लीग मुसलमान की एकमात्र प्रतिनिधि हो। दूसरा, गांधी चाहते थे कि कांग्रेस में मुसलमान की संख्या अधिक हो। तीसरा, नेहरू चाहते थे कि मुस्लिम लीग का कांग्रेस में विलय हो। और चौथा है जिन्ना चाहते थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसमें आपको बता दें ऑप्शन नंबर ये वाला सही है कि जिन्ना चाहते थे मुस्लिम लीग मुसलमान की एकमात्र प्रतिनिधि हो, जिसके कारण जो है शिमला समझौता विफल हो जाता है। इसको समझिएगा। तो 29 जून को, कब? 29 जून 1945 को शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, परंतु जिन्ना के हट से जो है बेबेल योजना असफल रहा। जिन्ना का कहना था कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी, जिसके कारण ये सब मटियामेट हो गया। जिन्ना सब ले डूबा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। किसने रोका? पहला है पुलकेशिन प्रथम, दूसरा है पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा है विक्रमादित्य प्रथम, चौथा है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। तो आपको बता दें कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराकर उसे रोका जाता है। किसको हराकर? तो हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को जो है हराकर जो है इस आगमन को रोकता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और ये कौन है? तो चालुक्य नरेश हैं, चालुक्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? पहला है आपका 23 मार्च 1943, दूसरा है आपका 25 मार्च 1943, और तीसरा है आपका 20 मार्च 1943, और चौथा है 23 मार्च 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1943 को। ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रहा है, तो ये आपका जानते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो 23 मार्च 1943 को उसने पाकिस्तान दिवस मनाते हुए पाकिस्तान प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मुसलमान के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला है मोहम्मद इकबाल, दूसरा है रहमत अली, तीसरा है जिन्ना, चौथा मोहम्मद अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। अब मोहम्मद इकबाल कौन थे? तो आपको बता दें कवि और राजनीतिक चिंतक थे, और इन्हीं के दिमाग में आया था कि मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान, इसीलिए जो है इन्हें क्या कहा जाता है? तो मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार के प्रवर्तक मोहम्मद इकबाल को ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के नाम से जाना जाता है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चौथा मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो है आपको लग रहा होगा महात्मा गांधी, लेकिन इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा इसका? मोहम्मद अली जिन्ना।
हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत मोहम्मद इल्ला अली जिन्ना ने। ठीक है, 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय मुसलमान नामक रचना किसकी है, यानी ये किताब है भारतीय मुसलमान। ये किताब किसने लिखा है, तो विलियम हंटर, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा अहमद खान, चौथा बेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम हंटर के द्वारा ये किताब लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। पहला है दादू, दूसरा है कबीर, तीसरा रामानंद, चौथा है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रामानंद जो है ये भक्ति संत थे और इन्होंने जो है अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। और आपको बता दें कि ये 14वीं सदी के हैं, कौन, रामानंद। और इनका कार्यकाल क्या, इनका काल क्या माना जाता है, तो इनका काल 1299 से लेके 1411 जो है इनका काल माना जाता है, इनका रामानंद का, अर्थात ये 14वीं सदी के हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त, क्या है, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इन्होंने अपना संदेश अन्य संतों की तरह संस्कृत और अन्य भाषाओं में ना देकर हिंदी में दिया था। अपने भक्ति संदेशों को जनमानस में हिंदी भाषा में प्रचार करने वाले वे शायद प्रथम वैष्णव संत थे। इतना याद रखना है। तो ये एक और बात और आपको बता दिए हम कि वैष्णव संत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है रास बिहारी बोस, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है रोशन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया गया था। इतना याद रखना है। इंडियन नेशनल आर्मी और कब की थी ये भी आपको बताते हैं, तो 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर 1941 को किया गया था। इतना याद रखना है। अब हाँ अच्छा ठीक है, ठीक तो है। अच्छा, इसमें जो है एक व्यक्ति की जो है सहायता लिया गया था और उसका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था, ये भी आपको जान ही लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि माउंट बेटन योजना कब लाया था, 3 जून 1947 का संबंध किससे था। पहला है संघीय सरकार के गठन, दूसरा है संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान निर्माण संबंधी दिशा निर्देश, तीसरा है अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया, चौथा है उसे उस समय भारत में हो रहे सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने की योजना। तो माउंट बेटन योजना क्या था बताइए, तो इसको तो बहुत जानते होंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों के द्वारा जो भारत को सत्ता हस्तांतरित किया गया था उससे पहले जो योजना लाया गया था उसी को तो माउंट बेटन योजना कहते हैं। ठीक है, और माउंट बेटन आदमी के नाम पर ही इस योजना का नाम माउंट बेटन योजना रखा गया था, ये भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी। पहला है कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, दूसरा है सरकार ने दमनात्मक उपाय का आश्रय लिया, तीसरा है सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, चौथा सरकार विशेष सतर्क रही तथा ऐसी उपाय किए कि इस आंदोलन की प्रभाव का विस्तार ना हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरकार जो है इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो शुरुआत में जो है ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु सारे देश में विशाल जनसमूह की हिस्सेदारी और कानून तोड़कर जेल जाने हेतु जनता में उत्साह को देखकर वह चिंतित हो गई थी। तो प्रारंभिक असमंजस के बाद उसने इसे कुचलने का भी निश्चय किया, ये याद रखना है। लेकिन इसका तो हो जाएगा सरकार ने इसे जो है शुरू समय गंभीरता से नहीं लिया। अब नमक सत्याग्रह की बात किया जाए तो ये जो हुआ था आपका क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब, तो 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम
से जो है पैदल मार्च निकलते हैं कहाँ, डांडी नमक स्थान के लिए, क्योंकि डांडी में जो है नमक बनता था। तो वहाँ पर जो है 78 अनुयायियों के साथ पैदल निकल जाते हैं और उसी यात्रा को जो है ये डांडी यात्रा कहा जाता है, जो कि इतिहास में दर्ज है। तो वहाँ पहुँचकर जो है आपका 6 अप्रैल को, शायद हाँ 6 अप्रैल को जो है डांडी नामक स्थान पर पहुँच के जो है नमक बना के नमक कानून का विरोध करते हैं। यही आपका क्या है, डांडी मार्च है और नमक सत्याग्रह है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसी को आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि अगर जो है सरकार जो है, अंग्रेज सरकार जो है सब पर टैक्स लगाया ही लगाया था, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ अगर नमक में अगर टैक्स लगा दिया जाए तो लोगों का जीवन कितना दुश्वार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये नमक सत्याग्रह किया गया था, लेकिन इसको जो है सरकार शुरू में जो है गंभीरता से नहीं लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। पहला है लखनऊ पैक्ट, दूसरा है गांधी इरविन पैक्ट, तीसरा है पूना पैक्ट। इसको सजाना है, ठीक है, कि पहले कौन हुआ था। पहला है 1-3-2, दूसरा है 2-1-3, तीसरा है 2-3-1, चौथा है 1-2-3। तो आपको जो है इसका जो है घटना याद होगा कि कब कब हुआ था, तभी आप लोग सब सजा पाइएगा। तो देखिए लखनऊ पैक्ट की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। और पूना पैक्ट कब हुआ था, तो आपका 1932 में हुआ था। कब, 1932 में। अब आप जो है इसे क्या कर सकते हैं, इसको सही कालक्रम में सजा सकते हैं। ये तो पहले से ही सजल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए 16 में हुआ था आपका लखनऊ पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट आपका 31 में हुआ था और ये वाला लास्ट वाला 32 में। तो ये तो खुद ही सजाल है, तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। तो ये मेरा प्रयास था आप लोग के लिए जो है झारखंड जीके के साथ साथ जो है इंडिया लेवल का जीके भी देने का। अगर आप लोग का प्रतिक्रिया ठीक रहा तो प्रत्येक दिन 2 क्लास आएगा। इंडिया जीके का क्लास भी आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। झारखंड जीके क्लास तो हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन आप लोग का प्रतिक्रिया ठीक रहा तो इंडिया लेवल का जीके का क्लास भी प्रत्येक दिन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।